तो यहाँ पर एक चीज़ जो आप नोट करेंगे वो ये कि HTML के एतबार से और स्टाइलिस्टिकली भी ये सारे आइटम्स बिल्कुल इक्वल हैं। यहाँ पर इन सारे आइटम्स में जो चीज़ चेंज हो रही है वो सिर्फ ये डेटा है। अब हमें इस प्रॉपर्टीज टेम्पलेट की वैल्यू को कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि ये इस तरह के एक या उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी टेम्पलेट आइटम्स को रिप्रेजेंट कर सके। इस सारी इंफॉर्मेशन को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, जो कि एक प्रॉपर्टी आइटम को रिप्रेजेंट करेगी, जो सूटेबल डेटा टाइप हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है वो एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आइटम्स को स्टोर करने के लिए हम एक अरे का यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर हम इस प्रोसेस को समराइज करें तो हमारे पास हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ एक अरे में मौजूद होंगी। इनमें से हर प्रॉपर्टी के डेटा के लिए हम एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे जिसकी प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स को हम आगे चलकर देखेंगे। और इस अरे के हर आइटम के अगेंस्ट हम एक प्रॉपर्टी टेम्पलेट, जो कि एक सिंगल प्रॉपर्टी की टेम्पलेट है, उसे अपनी प्रॉपर्टीज टेम्पलेट की स्ट्रिंग में ऐड करते चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, अपने लास्ट चैप्टर में हमने अपने प्रोजेक्ट का एक बेसिक सेटअप किया था और ये देखा था कि किस तरीके से हम अपने प्रॉपर्टी लिस्टिंग सेक्शन के रेंडरिंग के लॉजिक को अपने HTML पेज से निकालकर जावास्क्रिप्ट में मूव कर सकते हैं। आज हम अपने इसी सेक्शन पर काम को कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इस सेक्शन को डायनामिक बनाने के लिए लूप्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इस काम को स्टार्ट करते हैं। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम अपने लास्ट चैप्टर की फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे 11 रीनेम कर लेते हैं। इस फोल्डर को हम अपने एडिटर में खोल लेते हैं। तो दोस्तों, अपने लास्ट चैप्टर में हमने अपने इस प्रॉपर्टीज बॉक्स के सारे चिल्ड्रन को यहाँ से निकाल कर अपने प्रॉपर्टीज टेम्पलेट के वेरिएबल में एज अ स्ट्रिंग सेव किया था और इसे इनर HTML की प्रॉपर्टी के जरिए अपने पेज में रेंडर किया था। अपने इंडेक्स पेज को हम VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर अपने डेवलपर टूल्स ओपन कर लेते हैं। अगर हम अपने इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये सारे आइटम्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो कि हमने लास्ट चैप्टर के एंड पर डिस्कस किया था वो ये कि ये सारे आइटम्स इस वक्त हार्ड कोडेड हैं। इसका मतलब ये कि ऑल्दो के इनकी रेंडरिंग को हम जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इन सारे आइटम्स की HTML अभी भी हमने हार्ड कोड कर रखी है। अगर हम अपनी इस प्रॉपर्टीज टेम्पलेट की स्ट्रिंग को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आइटम की HTML हमने हार्ड कोड कर रखी है। यानी कि यहाँ पर ये पहला आइटम है, उसके बाद हमारे पास सेकंड आइटम है और इसी तरह ये सारे आइटम्स इंडिविजुअली हमने हार्ड कोड कर रखे हैं। अब अगर हम एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में देखें तो यहाँ पर एक चीज़ जो आप नोट करेंगे वो ये कि HTML के एतबार से और स्टाइलिस्टिकली भी ये सारे आइटम्स बिल्कुल इक्वल हैं। यहाँ पर इन सारे आइटम्स में जो चीज़ चेंज हो रही है वो सिर्फ ये डेटा है। इसके अलावा इनकी HTML और इनकी CSS इक्वल है। अगर हम वापस ये चीज़ अपने एडिटर में देखें तो आप देखेंगे कि हमारे हर आइटम की एक ही HTML है और इन सब के ऊपर एक ही CSS की क्लासेस अप्लाइड हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने इस पहले आइटम की कुछ क्लासेस को हाईलाइट करना शुरू करूं और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो आप देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट आइटम के ऊपर भी सेम यही क्लासेस हैं और इनको VS कोड ने हाईलाइट भी कर दिया है। इसी तरह अगर हम एक एक करके इस आइटम के बाकी एलिमेंट्स को देखें तो आप देखेंगे कि थ्रू आउट हमारे पास हर आइटम में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर हम इस प्रैक्टिस को सिंपल वर्ड्स में कोट करें तो ये सिंपली रेपिटेशन ऑफ कोड है और हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में कोड की रेपिटेशन को लूप्स के जरिए टैकल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो पहला काम करेंगे वो ये कि इनमें से एक एलिमेंट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम प्रॉपर्टी टेम्पलेट रखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें अगेन हमने अपनी एक सिंगल प्रॉपर्टी आइटम की टेम्पलेट को यहाँ पर स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम फिलहाल अपने इस प्रॉपर्टीज टेम्पलेट के सारे कोड को कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर एक दफ़ा फिर से प्रॉपर्टीज टेम्पलेट का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इस बार इसकी वैल्यू हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे और अभी अगर हम अपने ब्राउज़र में चलकर देखें तो आप देखेंगे कि हमारा ये पूरा सेक्शन एम्प्टी हो चुका है। उसकी वजह ये है कि हमारे प्रॉपर्टीज टेम्पलेट का ये वेरिएबल एम्प्टी है। अब हमें इस प्रॉपर्टीज टेम्पलेट की वैल्यू को कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि ये इस तरह के एक या उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी टेम्पलेट आइटम्स को रिप्रेजेंट कर सके। तो हम यहाँ पर
ये जानते हैं कि हम इस स्ट्रिंग में कुछ ऐड कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास कंकैटिनेशन का ऑपरेटर होता है। तो हम यहाँ पर प्लस इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टेम्पलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसके रिजल्ट को चलकर अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर एक आइटम अपीयर हो गया है। इसी तरह अगर हमने इसी स्ट्रिंग में, जिसकी वैल्यू पहले प्रॉपर्टी टेम्पलेट के इक्वल सेट हो चुकी है, कुछ और ऐड करना हो तो हम इसके ऊपर ही कंकैटिनेशन ऑपरेटर के ज़रिए एक और प्रॉपर्टी टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर 2 आइटम्स आ गए हैं। यहाँ पर एक बात याद रहे कि हम यहाँ पर कंकैटिनेशन के साथ असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज़ करेंगे और इसे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए सेट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हम इसे इस तरह से सेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हर दफ़ा असाइन करने पर रीसेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बार सिर्फ एक आइटम बचा है। तो अगर हमें अपनी पुरानी स्ट्रिंग के ऊपर मल्टीपल आइटम्स ऐड करते जाना हो तो हम उसे प्लस इक्वल टू के ज़रिए सेट कर सकते हैं। अगर हम इसके रिजल्ट को एक दफ़ा लॉग करके देख लें तो ये चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी। अब अगर हम अपने कंसोल में देखें तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग बिल्ड हो रही है जिसके अंदर मल्टीपल आइटम्स ऐड हो रहे हैं। इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करते जाएं और हमें अगर अपनी प्रॉपर्टीज टेम्पलेट की स्ट्रिंग में 100 आइटम्स चाहिए हों तो हम यहाँ पर एक लूप रन कर सकते हैं और हम यहाँ पर एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे और अपनी लूप की हर इटरेशन पे हम इस प्रॉपर्टीज टेम्पलेट के ऊपर एक प्रॉपर्टी टेम्पलेट ऐड करते जाएंगे। यहाँ से हम इन 2 लाइंस को फिलहाल कमेंट कर देते हैं और चलकर अपने ब्राउज़र में इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 100 आइटम्स ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक फॉर लूप के ज़रिए हमने 100 आइटम्स तो जनरेट कर लिए हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो ये कि हमारे ये सारे आइटम्स एक ही आइटम की कॉपी हैं। अब ग्रेजुअली हमें अपने इस कोड को कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है कि हमारा हर आइटम एक डिफरेंट पीस ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि एक डिफरेंट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर सके। और अगर हम एक दफ़ा इसे अपने ब्राउज़र में देखें तो यहाँ पर इस लिस्टिंग सेक्शन में हमारा हर प्रॉपर्टी आइटम एक डिफरेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे हर आइटम के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे कि इसके इमेज का सोर्स, इसकी टाइप, इसकी प्राइस, इसका टाइटल, इसकी डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ बेडरूम्स, बाथरूम्स, एरिया और फ्लोर। इस सारी इंफॉर्मेशन को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, जो कि एक प्रॉपर्टी आइटम को रिप्रेजेंट करेगी, जो सूटेबल डेटा टाइप हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है वो एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आइटम्स को स्टोर करने के लिए हम एक अरे का यूज़ कर सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम प्रॉपर्टीज डेटा रखेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये एक अरे होगी जिसके अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज को स्टोर करेंगे और इनमें से हर प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट होगी। फिलहाल हम इस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज को इग्नोर करके यहाँ पर 3 ब्लैंक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। और अरे के ऊपर लूप करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच का एक मेथड मौजूद है, तो हम उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम एक फंक्शन पास करेंगे जिसके आर्ग्यूमेंट में हमारे लिए ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को पास करेगा। यहाँ पर हम अपना ये लॉजिक उठाकर इस फॉर ईच के इस कॉल बैक फंक्शन में ले जाएंगे और इस फॉर लूप को फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देंगे। इस पेज को सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी आइटम्स क्रिएट होते हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी आइटम्स क्रिएट हो गए हैं और इसमें से हर प्रॉपर्टी आइटम हमारी अरे में से एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक चौथा आइटम फॉर एग्जांपल ऐड कर दें तो आप देख सकते हैं कि 4th आइटम यहाँ पर अपीयर हो गया है। तो अब अगर हम इस प्रोसेस को समराइज करें तो हमारे पास हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ एक अरे में मौजूद होंगी। इनमें से हर प्रॉपर्टी के डेटा के लिए हम एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे जिसकी प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स को हम आगे चलकर देखेंगे। और इस अरे के हर आइटम के अगेंस्ट हम एक प्रॉपर्टी टेम्पलेट, जो कि एक सिंगल प्रॉपर्टी की टेम्पलेट है, उसे अपनी प्रॉपर्टीज टेम्पलेट की स्ट्रिंग में ऐड करते चले जाएंगे। फाइनली हमारी ये प्रॉपर्टीज टेम्पलेट की स्ट्रिंग इनर HTML की प्रॉपर्टी के जरिए हमारे प्रॉपर्टीज बॉक्स पर सेट होगी और हमारे ब्राउज़र में रेंडर हो जाएगी। इस फाइल को क्लीन अप करने के लिए मैं ये कमेंटेड कोड यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि हम इसे आसानी से देख सकें।
तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम लूप्स को यूज करके अपने प्रॉपर्टी लिस्टिंग आइटम्स की एक टेम्पलेट स्ट्रिंग बिल्ड कर सकते हैं और एक डायनामिक वे में इन आइटम्स की HTML जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।